नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए अपनी कंप्लीट बुक की सीरीज में आज हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। यह चैप्टर अभी किताबों में नया नया शामिल किया गया है और एक आध किताब में ही शामिल किया गया है, लेकिन यूपीएससी एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए इसकी कहानी को शुरू करते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है कोविड काल से। हुआ कुछ यूं, बताना नहीं है, आप लोगों को पता ही है। कोविड-19 की महामारी आई और इस महामारी का परिणाम था इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी। रिसेशन आया, मंदी आई, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाया गया था। हुआ कुछ यूं कि जब लॉकडाउन लगाया गया, मंदी आई, पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो गई थी। और जब ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो गई थी तो भारत को अपने आयात करने में असमर्थता का सामना करना पड़ा था। कई वस्तुएं थी जिसकी भारत को जरूरत थी और भारत उसे बाहर से मंगा नहीं पा रहा था। साथ ही साथ एक और बात चल रही थी अर्थव्यवस्था में, वो ये था देश के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट आ गया। हमारा देश निगेटिव ग्रोथ में चला गया था, पूरी दुनिया चली गई थी। और जब देश निगेटिव ग्रोथ में चला गया था तो लोगों ने कहा कि भारत आर्थिक मंदी का शिकार हो गया। लेकिन भारत हारा नहीं, भारत डरा नहीं, भारत घबराया नहीं। भारत ने कहा आपदा है, वैश्विक आपदा है, और इस आपदा को हम अवसर में बदलेंगे। भारत सरकार ने पहल की, क्यों न हम इस आपदा को अवसर में बदल दिया जाए। और आपदा को अवसर में बदलने के लिए भारत सरकार ने यह तय किया कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील कर देंगे, भारत को विनिर्माण के हब में तब्दील कर देंगे, भारत को पूरी दुनिया के निर्माण का केंद्र बना देंगे। और इसी भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया, जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा गया। यानी आत्मनिर्भर भारत पहल थी भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील करने की। आत्मनिर्भर भारत एक पहल थी आपदा को अवसर में बदलने की। आत्मनिर्भर भारत एक पहल थी इस मुल्क को मंदी से बाहर निकालने की। आत्मनिर्भर भारत एक पहल थी दुनिया को यह दिखाने की कि देखिए आपदा कितनी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, भारत छाती ठोक करके उन आपदाओं के सामने खड़ा रहता है। और यही सब दिखाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। तो सवाल है, इस आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है? इस आत्मनिर्भर भारत के मायने क्या है? इस आत्मनिर्भर भारत का अर्थ क्या है? इस आत्मनिर्भर भारत का अर्थ बताने स्वयं भारत के प्रधानमंत्री सामने आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है अपने आप पर भरोसा रखने वाला भारत। एक ऐसा भारत, ठीक, जो घोर से घनघोर आपदा के समय हारता नहीं है, थकता नहीं है, टूटता नहीं है। एक ऐसा भारत जो मदद के लिए दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाता है। एक ऐसा भारत जो खुद से कहता है कि हम हैं, सब कुछ ठीक कर लेंगे। यानी एक ऐसा भारत जो खुद पर भरोसा रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे इस आत्मनिर्भर भारत अभियान का अर्थ है खुद पर भरोसा रखने वाला भारत। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत को हम वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक विस्तृत और अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहते हैं, जो अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीली नीतियों का पालन करता हो। यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था का भारत वह हिस्सा होगा जो बहुत ही कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीली नीतियों का पालन करता हो, जिससे वह स्वावलंबी बन सके, जिससे वह स्व उत्पादक बन सके। और यही आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य भी था। यानी आत्मनिर्भर भारत के अर्थ को बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो अपने आप पर भरोसा रखता हो, जो अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी नीतियों का पालन करता हो। एक ऐसे भारत की ओर हम बढ़ना चाहते हैं जो स्वावलंबी बन सके और स्व उत्पादक बन सके। स्वावलंबी बनाना, स्व उत्पादक बनाना, स्वावलंबन की ओर ले जाना, स्व उत्पादन की ओर ले जाना ही आत्मनिर्भरता का उद्देश्य है। और यही आत्मनिर्भरता के मायने हैं, यही आत्मनिर्भरता का अर्थ है। यही बात आत्मनिर्भरता के अर्थ को बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा।
जब प्रधानमंत्री ने यह बात कही तो लोगों ने आरोप लगाया, दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों में चर्चा चल गई कि क्या भारत अपने पुराने दौर में जा रहा है। क्योंकि भारत ने 1951 में जब नियोजित अर्थव्यवस्था को चुना था, जब नियोजन काल को चुना था, तो 1951 में भारत ने आत्मनिर्भरता का नारा दिया था। जब योजनाओं की परिकल्पना की थी, हमने आपको पढ़ाया भी था, सभी योजनाओं के 4 लक्ष्य थे, उसमें एक लक्ष्य आत्मनिर्भरता थी। तो लोगों ने कहा, क्या भारत वापस जा रहा है? क्या भारत बैक हो रहा है? क्या भारत पीछे की ओर देख रहा है? तो हमारी सरकार सामने आई। सरकार ने कहा, जी नहीं, आप शब्द पर मत जाइए। उस दौर की आत्मनिर्भरता के मायने अलग थे, उस दौर और इस दौर की आत्मनिर्भरता के मायने अलग हैं। भारत ने कहा कि पहले की आत्मनिर्भरता और वर्तमान की आत्मनिर्भरता में स्पष्ट अंतर है। और अंतर बताते हुए भारत ने कहा कि जो पहले की आत्मनिर्भरता थी, जो 1951 से 1991 की आत्मनिर्भरता थी, जो नियोजन काल की आत्मनिर्भरता थी, वह विदेशी निवेश और आयात से अपने आप को अलग रखती थी। यानी पहले की आत्मनिर्भरता में विदेशी निवेश और आयात से अलग रखना था। पहले की आत्मनिर्भरता कहती थी कि हम विदेश में विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करते हैं। पहले की आत्मनिर्भरता में विदेशी निवेश की छूट नहीं थी, विदेशी कंपनियां आकर के भारत में उद्योग नहीं लगा सकती थी। साथ साथ पहले की आत्मनिर्भरता में एक बात और थी कि अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन देश में करना था, आयात पर प्रतिबंध लगाए गए थे। अर्थात यूं कहा जाए कि पहले की आत्मनिर्भरता कहती थी कि हम अपने देश के भीतर अपने ही संसाधनों से विकास करेंगे। हम कुछ दिनों तक दुनिया से आर्थिक तौर पर अपने आप को काट करके रखेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पहले की आत्मनिर्भरता थी वह वैश्वीकरण के खिलाफ थी, वह अपने दरवाजे दूसरों के लिए बंद करती थी। यह पहले की आत्मनिर्भरता थी जो देश को अलग थलग करती थी और अपने ही भीतर अपने विकास के सपने सजोती थी, अपने विकास की योजनाएं बनाती थी और अपने दम पर अपना विकास करती थी। वर्तमान आत्मनिर्भरता के बारे में कहा गया कि जो आज की आत्मनिर्भरता है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिस आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, कहा गया कि ये जो आत्मनिर्भरता है ये पहले से अलग है और इस मायने में अलग है कि यह आत्मनिर्भरता, इस आत्मनिर्भरता में पूंजी के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए और सर्वोत्तम प्रबंधकीय प्रथाओं के लिए अपने दरवाजे को खोल देना है। यानी भारत कह रहा है कि हम दुनिया की पूंजी के लिए, दुनिया की प्रौद्योगिकी के लिए, दुनिया के बेहतर मैनेजमेंट प्रथाओं के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। अर्थात वर्तमान की आत्मनिर्भरता कह रही है कि दुनिया में किसी भी पूंजीपति के पास पूंजी हो, भारत आए। दुनिया में किसी भी कंपनी के पास बेहतर प्रौद्योगिकी हो, भारत आए, स्वागत है। दुनिया में किसी भी कंपनी के पास, किसी भी कारपोरेट के पास जो बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम हो, वो भारत आए, अपना प्रबंधन लेकर के आए, उद्योग व्यवसाय करे, व्यापार करे, स्वागत है। यानी हम अपने दरवाजे वर्तमान आत्मनिर्भरता के तहत हर बेहतर पूंजी के लिए, हर बेहतर प्रौद्योगिकी के लिए, हर बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए खोल रहे हैं। साथ साथ आत्मनिर्भरता में, वर्तमान की आत्मनिर्भरता में यह कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और देसी पूंजी निवेश के माध्यम से भारत में हर वस्तु का उत्पादन करना है। वर्तमान आत्मनिर्भरता कह रही है कि दुनिया में उत्पादित होने वाली कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका उत्पादन भारत में नहीं करना है। सभी वस्तुओं का उत्पादन भारत में करना है। जरूरत पड़ने पर चाहे वो हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से करें या अपने देसी पूंजी निवेश के ही माध्यम से करें, हम दुनिया की हर वस्तु का भारत में उत्पादन करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए मेक इन इंडिया है। यानी जो मेक इन इंडिया का नारा दिया जाता था, उसका मतलब था कि भारत में बनाना। आत्मनिर्भर भारत अभियान कह रहा है कि अब इस आत्मनिर्भरता के तहत ये जो हमारी आत्मनिर्भरता है, ये हमारा जो आत्मनिर्भर अभियान है, यह एक किस्म का मेक इन इंडिया ही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यह सिर्फ भारत के लिए मेक इन इंडिया नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए मेक इन इंडिया है। यानी लक्ष्य है कि पूरी दुनिया के लिए हमें वस्तुओं का उत्पादन करना है, सिर्फ अपने लिए ही उत्पादन नहीं करना है। तो यह है पहले की आत्मनिर्भरता और वर्तमान आत्मनिर्भरता में अंतर। दूसरे शब्दों में अगर हम निष्कर्ष के रूप में कहें, जो कि हमारे प्रधानमंत्री के शब्द हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि यह जो आत्मनिर्भरता है यह वैश्वीकरण के खिलाफ नहीं है, बल्कि वैश्वीकरण को और आगे बढ़ाती है। यह आत्मनिर्भरता वैश्वीकरण के खिलाफ नहीं है। हम अलग थलग नहीं हो रहे हैं, हम पीछे नहीं जा रहे हैं,
हम वैश्वीकरण के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम तो इस आत्मनिर्भरता के तहत वैश्वीकरण को और आगे बढ़ा रहे हैं। और सिर्फ वैश्वीकरण को आगे ही नहीं बढ़ा रहे हैं, हम एक ऐसे वैश्वीकरण की प्रस्तावना कर रहे हैं जिसके केंद्र में भारत हो। यानी अब तक का जो ग्लोबलाइजेशन था, उसके केंद्र में अमेरिका था, उसके केंद्र में यूरोप था, उसके केंद्र में चीन था, उसके केंद्र में जापान था। आत्मनिर्भर भारत अभियान कह रहा है कि हम एक ऐसे वैश्वीकरण की कल्पना कर रहे हैं जिसके केंद्र में भारत हो। एक ऐसी विश्व वैश्वीकृत दुनिया की स्थापना कर रहे हैं जिस दुनिया को ऊपर उठाने में जितने कंधे लगे हैं उसमें मेन कंधा भारत का होगा। अर्थात दुनिया में कोई भी जब उत्पादन करना चाहेगा तो हम एक ऐसा भारत बनाने जा रहे हैं कि वह भारत की ओर देखेगा, वो कहेगा चलिए फैक्ट्री भारत में लगाते हैं, उत्पादन भारत में लगाते हैं, क्योंकि भारत में उत्पादन करने की सबसे बेहतर दशाएं हैं। अर्थात यह आत्मनिर्भरता चिल्ला चिल्ला के कहती है, चीख चीख के कहती है कि पधारो हमारे देश, आओ हमारे देश और उत्पादन को आगे बढ़ाओ। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आत्मनिर्भरता को धरातल पर उतारने के लिए, ऐसा भारत बनाने के लिए, एक ऐसी मेक इन इंडिया की स्थापना करने के लिए जो भारत के लिए ही मेक इन इंडिया ना हो बल्कि पूरी दुनिया के लिए मेक इन इंडिया हो, उसके लिए हमें 5 सेक्टर में काम करना होगा। यानी भारत सरकार ने कहा कि जो हमारा सेल्फ रिलायंस इंडिया है, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उसके 5 पिलर होंगे, हमें 5 सेक्टर में काम करना होगा। 5 स्तंभों पर इस आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद, आत्मनिर्भर भारत की छत लगेगी। 5 स्तंभ होंगे, इस पर आत्मनिर्भर भारत खड़ा होगा। जिसमें पहले पिलर के लिए बारे में कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत का जो पहला पिलर होगा उसके तहत हम इकोनॉमी को इंक्रीमेंटल चेंज देंगे। हम इकोनॉमी को इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप देंगे। कहोगे ये क्या है? इंक्रीमेंटल चेंज का मतलब होता है वृद्धिशील बदलाव, यानी धीरे धीरे इकोनॉमी आगे बढ़ती है। जब हम कहते हैं कि इकोनॉमी को हम इंक्रीमेंटल चेंज दे रहे हैं, मतलब इकोनॉमी धीरे 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 आगे बढ़ रही है। पिछले साल 5% थी, साल 6 हो गई, अगले साल 7 हो गई, अगले साल 8 हो गई, अगले साल 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यह होता है इंक्रीमेंटल चेंज। क्वांटम जंप का मतलब है इस साल 5% है, अगले साल 15% हो जाएगा, उसके अगले साल 20% कर देंगे, यानी तेजी से ग्रोथ करेंगे, एकदम ग्राफ बनाएंगे तो 90 डिग्री पर जाएगा। तो पहला पिलर कहता है कि इकोनॉमी को इंक्रीमेंटल चेंज नहीं, हम क्वांटम जंप देंगे, बहुत तेजी से ऊपर उठाएंगे। अब सवाल है बहुत तेजी से ऊपर कैसे उठाएंगे? तो इसके लिए पिलर 2 की प्रस्तावना की गई है और पिलर 2 में कहा गया है कि हम भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो भारत की पहचान बने। यानी भारत की सड़कें भी दुनिया की सड़कें की तरह होंगी, भारत के एयरपोर्ट भी दुनिया के एयरपोर्ट की तरह होंगे, भारत के बंदरगाह भी दुनिया के बंदरगाह की तरह होंगे, भारत की रेलवे भी दुनिया की तरह तेज गति से चलने वाली रेलवे होगी, भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी इंटरनेट स्पीड भी पूरी दुनिया की इंटरनेट स्पीड की तरह ही होगा। यानी हमारे पास एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसकी ओर पूरी दुनिया देखेगी। पूरी दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता है कि हम भारत नहीं जाएंगे क्योंकि उसका इंफ्रा कमजोर है, बल्कि पूरी दुनिया के लोग ये कहेंगे कि हम भारत जाएंगे क्योंकि वहां तो अन्य देशों की तरह ही एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। तो इकोनॉमी को क्वांटम जंप देने के लिए कहा गया कि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। साथ ही साथ इसी इकोनॉमी को क्वांटम जंप देने के लिए एक बात और कही गई जिसे पिलर 3 कहा गया और पिलर 3 में कहा गया कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो टेक्नोलॉजी से संचालित हो। टेक्नोलॉजी से संचालित का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रशासन में तकनीकी का प्रयोग करेंगे ताकि हमारे निर्णय आगे बढ़ें, हमारे निर्णयों में पारदर्शिता हो, हमारे निर्णयों में करप्शन की संभावनाएं कम हो। यानी एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें हर स्टेप पर के निर्णय में, हर स्टेप को आगे बढ़ाने में तकनीकी का मदद लिया जाएगा। हर जगह हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेंगे, हर जगह हम ऑनलाइन सिस्टम को लाएंगे, हर जगह हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था लाएंगे ताकि हमारे देश में शासन प्रशासन काफी स्पीड से काम करे, काफी गति से काम करे, पारदर्शी तरीके से काम करे, करप्शन की संभावनाएं कम हो। साथ साथ चौथे पिलर की जो बात कही गई और चौथे पिलर में कहा गया कि अपनी वाइब्रेंट डेमोग्राफी को देश के विकास के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना है। आत्मनिर्भर भारत के चौथे स्तंभ में कहा गया कि हमारे देश में एक वाइब्रेंट डेमोग्राफी है। वाइब्रेंट डेमोग्राफी का मतलब बहुत ही जीवंत जनसंख्या का वर्ग है।
और विशेष करके इस जीवन जनसंख्या में हमारे पास एक जीवंत युवा वर्ग भी है जो ऊर्जा और उत्साह से लबरेज है। इस ऊर्जा और उत्साह से लबरेज युवा वर्ग का हम देश के विकास में उपयोग करेंगे। तो लोगों ने पूछा कैसे उपयोग करेंगे, तो कहा गया इस जीवंत युवा वर्ग को हम राष्ट्र निर्माण से जोड़ेंगे। इस जीवंत युवा वर्ग के लिए हम ढेर सारे स्किल प्रोग्राम लाएंगे। इस जीवंत युवा वर्ग के लिए हम ढेर सारे टेक्नोलॉजी में दक्षता का प्रोग्राम लाएंगे। इस जीवंत युवा वर्ग को बेहतर शिक्षा से जोड़ेंगे ताकि इस जीवंत युवा वर्ग अपने क्षमता का, अपने हुनर का, अपने कौशल का देश के विकास में योगदान दे सके। साथ ही साथ पांचवी जो बात कही गई वो ये कहा गया कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो पांचवा पिलर बनाया गया उसमें ये कहा गया कि अब हमारी इकोनॉमी में जो डिमांड और सप्लाई चेन है इसका पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। यानी अब तक हमने अपनी इकोनॉमी के डिमांड का फुलफिल नहीं किया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स सब लोग पीते हैं, लेकिन जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स कंपनियां सब विदेशी कंपनियां हैं। भारत ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक्स कंपनियों की स्थापना कर सकता है। यानी भारत अपने देश के लोगों को ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने के लिए, इस देश में डिमांड है कोल्ड ड्रिंक्स की, तभी तो कोल्ड ड्रिंक्स बिक रहा है। लेकिन इस कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड को भारत तो पूरा नहीं कर पाया। यानी भारत ने अपनी डिमांड को पूरा नहीं कर पाया। साथ साथ सप्लाई चेन, मतलब डिमांड ही भाप नहीं पाया। और रही बात सप्लाई चेन की, तो यानी भारत अपने लोगों तक अपने उद्योगों द्वारा कोल्ड ड्रिंक्स पहुंचा नहीं पाया। अगर हम कहें कि हमारे देश में आलू भी बहुत उत्पादित होता है, हर घर में आलू के चिप्स की भी जरूरत पड़ती है, यानी आलू के चिप्स की डिमांड है इस देश में, तो क्या भारत में इतने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगी है कि हर घर तक आलू के चिप्स को पहुंचाया जा सके? नहीं। यानी ना हम डिमांड को पकड़ पाए, न सप्लाई चेन बना पाए। भारत में फ्रूट जूस की बड़ी डिमांड है। भारत में खूब सारे फल होते हैं, लेकिन क्या हम फ्रूट जूस सप्लाई कर पा रहे हैं? उतना नहीं कर पा रहे हैं। यानी न तो हम डिमांड को पूरा कर पा रहे हैं, न तो सप्लाई कर पा रहे हैं। तो कहा गया जिस जिस वस्तु की जितनी जितनी डिमांड होगी, हर एक डिमांड को पकड़ेंगे, और जिस जिस वस्तु की जितनी सप्लाई करनी होगी हम कोशिश करेंगे कि हमारा देश, हमारे उद्योग उसकी सप्लाई कर पाए। यानी डिमांड और सप्लाई चेन का पूर्णतः हम उपयोग करेंगे। इन 5 पिलरों पर काम करेंगे और आत्मनिर्भर भारत को बनाएंगे। अपनी इकोनॉमी को इंक्रीमेंटल चेंज की जगह हम एक क्वांटम जंप देंगे। समझ में आ गई बात? ये है 5 पिलर आत्मनिर्भर भारत अभियान की। इन्हीं संकल्पनाओं के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए प्रोत्साहन पैकेज की बात की गई और कहा गया कि जो पूरा का पूरा आत्मनिर्भर भारत अभियान होगा इन 5 क्षेत्रों में पर केंद्रित होगा। और कहा गया कि यही जो 5 क्षेत्र हैं इनके तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान में ढेर सारा पैसा दिया जाएगा, ढेर सारा प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिन्हें पहले को नाम दिया गया विकास के नए क्षितिज, न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ ग्रोथ। विकास के नए क्षितिज का मतलब क्या होता है? कहा गया कि हम डेवलपमेंट के नए नए तरीकों को अपनाएंगे। जैसे कहा विकास के नए क्षितिज का मतलब पूरी दुनिया में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से की मांग है, तो इसमें कहा गया विकास के नए क्षितिज के तहत हम एआई का उपयोग करेंगे। एआई पर ढेर सारा रिसर्च करेंगे, हम ढेर सारे युवा तैयार करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में दक्ष हो, ताकि दुनिया में किसी को अगर भारत में उद्योग लगाना हो तो कहे कि चलो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बड़ी डिमांड है। साथ साथ वो भारत तो आए, यदि दुनिया में भी कहीं वो काम कर रहा है, जापान में काम कर रहा है, तो कहे भारत से युवा मंगा लेते हैं। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में है, दुनिया में कहीं कंपनी लगती है, भारतीय उस सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। वैसे कहा गया कि विकास के नए क्षितिज खोलेंगे, ढेर सारे स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे। विकास के जो नए आयाम है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का हमने उदाहरण दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर काम करेंगे, फूड प्रोसेसिंग पर काम करेंगे, हम स्टार्टअप पर काम करेंगे, नए नए इनोवेशन का पर काम करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे, ताकि विकास के नए नए क्षितिज खुले, विकास के नए नए दरवाजे खुले। इसीलिए आप देखते होंगे पिछले साल का बजट आया तो इन सब पर बहुत ज्यादा पैसा दिया गया। साथ साथ दूसरी बात कही गई कि हम किसान सहित जो गरीब वर्ग है उस पर काम करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, उसके उत्थान के लिए हम ढेर सारा काम करेंगे। तीसरी बात कही गई इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कि हम एग्रीकल्चर पर विशेष फोकस करेंगे, नए जमाने के अनुसार अपनी खेती किसानी को आगे बढ़ाएंगे। हम भारत में नए
किस्म की खेती को बढ़ावा देंगे, हम भारत में व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देंगे, हम भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, इसको बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि हम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों सहित व्यवसायों को बल देंगे, यानी भारत में एमएसएमई को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे पास छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए अभी मेंस का एग्जाम हुआ तो उसमें एमएसएमई से सवाल पूछा गया, क्योंकि भारत सरकार एमएसएमई को बहुत आगे बढ़ा रही है। आगे एमएसएमई से संबंधित जब उद्योग पढ़ाऊंगा तो मैं विस्तार से इस एमएसएमई को बढ़ाऊंगा। साथ साथ ये भी कहा गया कि अगली बात कि भारत में व्यवसाय करने में आसानी हो, इसके लिए शासन में हम सुधार करेंगे, यानी हम ईज ऑफ डूइंग लाएंगे, यानी हम अपने शासन का मॉडल ऐसा विकसित करेंगे ताकि भारत में कोई भी नया व्यवसाय करना चाहे तो आसानी से वो व्यवसाय शुरू कर पाए। साथ साथ कोई भी नया उद्योग लगाना चाहे तो सरकार लाल फीताशाही उस उद्योगों पर बाधक न बने बल्कि उसको आगे बढ़ाए। यानी कहा गया कि हम गवर्नमेंट्स रिफॉर्म करेंगे, हम अपने यहाँ ईज ऑफ डूइंग लाएंगे ताकि शासन की नए नए तरीके, नए नए प्रथाओं को विकसित किया जा सके। इन्हें कहा गया कि ये वे क्षेत्र हैं जिनके तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बहुत सारे काम करने हैं और इन्हीं क्षेत्रों को आगे बढ़ाना है। इन्हीं संकल्पनाओं के साथ, इन्हीं प्रतिबद्धताओं के साथ 2020 में प्रधानमंत्री लाल किले पर आए और लाल किले में पर जो उन्होंने भाषण दिया उस भाषण में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान को ही केंद्र में रखा। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मेक इन वर्ल्ड को मेक इन इंडिया के साथ चलना चाहिए तथा प्रमुख नारा पूरी दुनिया का अब मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड होना चाहिए। यही आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहले पूरी दुनिया के लिए क्या था, मेक इन वर्ल्ड था। उन्होंने कहा नहीं, अब मेक इन वर्ल्ड की जगह मेक इन इंडिया होगा, यानी पूरी दुनिया में जो कुछ भी बनता होगा वो भारत में भी बनेगा। तथा उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया के आर्थिक जगत में अब नारा ये नहीं चलेगा कि मेक इन वर्ल्ड, बल्कि पूरी दुनिया के आर्थिक जगत में नारा ये चलेगा मेक इन इंडिया फॉर दी वर्ल्ड। यही होना चाहिए और इसी को करने के लिए हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रस्तावना कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर अपने मंतव्य स्पष्ट कर दिए। इसके बाद सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया और इसके तहत प्रोत्साहन पैकेज जारी हुए कि किस किस क्षेत्र पर काम करना चाहिए। जो सबसे पहला काम हुआ उसे आत्मनिर्भर भारत 1.0 कहा गया। यह 3 चरण में हुआ, आत्मनिर्भर भारत 1.0, आत्मनिर्भर भारत 2.0, आत्मनिर्भर भारत 3.0। और ये सारे जो काम किए गए वो 2029 तक के लिए किए गए। समझिएगा बात, शुरू कर दिया गया, चलता रहेगा 2029 तक का, इसीलिए आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो आत्मनिर्भर 1 के तहत कहा गया कि हम, सरकार ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं। यानी आत्मनिर्भर भारत 1 के तहत भारत के समग्र आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई जो 20 लाख करोड़ रुपए की थी। और अगर इस राशि को कहा गया तो कितना था, तो वित्त वर्ष 2020 की टोटल जीडीपी का ये 10% था। भारत में पहली बार बिना बजट आए इतनी बड़ी प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई थी। अब देखते हैं भाई कि आत्मनिर्भर भारत 1 में फोकस किस पर किया गया था। तो कहा गया था कि जो मानक व्यवसाय होंगे, जो रजिस्टर्ड व्यवसाय होंगे या जो हमारी एमएसएमई होगी, इसके लिए कहा गया कि हम 100% ऋण गारंटी के आवरण के साथ साथ 3 लाख करोड़ रुपए संपार्श्विक मुक्त ऋण दिए गए। इसका मतलब क्या निकला, तो इकोनॉमी की भाषा आ गई। सीधी सी बात यह है, भारत सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए बैंकों को दे दिया और बैंकों को कहा कि 3 लाख करोड़ रुपए आप लोन दीजिए एमएसएमई को, और जब लोन दीजिए यही हमारा 3 लाख करोड़ रुपए आगे बढ़ा दीजिए। और जब बैंक आप लोन दीजिएगा तो एमएसएमई से कोई संपत्ति गिरवी मत रखवाइएगा। ठीक, इसी को कहते हैं संपार्श्विक मुक्त ऋण। जब आप ऋण लेने जाते हैं, कर्ज लेने जाते हैं, तो बैंक कहते हैं कि कुछ वस्तु गिरवी रखिए तब कर्ज देंगे। कोई जमीन, घर, कागजात, एफडी इत्यादि रखिए,
तो सरकार ने कहा बैंकों से कि हम आपको 3 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप उसको हमारी एमएसएमई को लोन दे दीजिए, जिस जिस एमएसएमई को लोन की जरूरत है। और जब लोन दीजिएगा तो उनसे कोई भी बस संपत्ति गिरवी नहीं रखवाइएगा। समझ में आ गई बात? तो इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए। एक आंशिक ऋण गारंटी सहायता लाई गई, जिसके तहत 20,000 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण उन एमएसएमई को लिए था जो एनपीए से दबावग्रस्त थी। यानी वे एमएसएमई जिन्होंने बैंक से पैसा ले लिया लेकिन समय से वापस नहीं कर पाई कोरोना के कारण, अर्थात बैंक से लोन लिया लेकिन वापस नहीं कर पाई, तो जो बैंक से लोन ले लिया था वह बन गया था एनपीए। बैंक हमेशा उस एमएसएमई को लोन नहीं देता है जिसका एनपीए बन गया हो। भारत सरकार ने बैंकों से कहा कि आप हमसे 20,000 करोड़ रुपए लीजिए और उस 20,000 करोड़ रुपए को उन एमएसएमई को लोन के रूप में दीजिए जिनका पैसा एनपीए बन गया है, आप लोन नहीं दे रहे हैं। साथ साथ विकास क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए, व्यवहारिक आधार पर विकास क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए, एमएसएमई के वित्त पोषण के लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का एक फंड स्थापित किया। सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का एक फंड स्थापित किया, एक कोष बनाया और इस कोष के लिए कहा गया कि इस कोष का उपयोग देखा जाएगा कि व्यवहारिक रूप से धरातल पर कौन एमएसएमई बेहतर काम कर रही है, किस एमएसएमई के विकास की क्षमता अधिक है ऑन ग्राउंड, और जिस एमएसएमई के विकास की क्षमता व्यवहारिक आधार पर अधिक है उसके लिए, उसके मदद के लिए हम 1,000 करोड़ का फंड रख रहे हैं। इसमें से उस एमएसएमई को पैसा दिया जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो अनाज दिया जाता है क्या कि कोविड का लॉकडाउन आया तो एक राज्य के मजदूर दूसरे राज्य में रहते हैं, बिहार का मजदूर कोई दिल्ली में रहता है, लेकिन उसके पास राशन कार्ड तो नहीं है, प्रवासी के पास राशन कार्ड नहीं है। सरकार ने कहा कि जो भी प्रवासी हैं दूसरे राज्य में रह रहे हैं उनके पास राज्य कार्ड नहीं है, उन्हें 2 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न हम प्रदान करेंगे। यह भी आत्मनिर्भर भारत 1 के तहत किया गया। जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसकी 83% आबादी को, ठीक कहा गया कि देश में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली 83%, 83% पॉपुलेशन तक पहुंचेगी, 83% आबादी तक पहुंचेगी। उद्देश्य होगा कि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली 83% आबादी तक पहुंचे और इस 83% आबादी तक पहुंचने के लिए एक पोर्टेबिलिटी सिस्टम शुरू किया गया, 1 नेशन 1 राशन कार्ड का शुरू किया गया। हम आपको पीडीएफ में बताएंगे। और कहा गया कि हम 83% आबादी तक, चाहे वो देश के किसी कोने में हो, उसके पास राशन कार्ड हो या ना हो, अगर उसके पास बिहार का राशन कार्ड है तो दिल्ली में राशन मिलेगा, झारखंड का राशन कार्ड है, महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में राशन कार्ड मिलेगा। यानी उचित मूल्य की जो दुकानें हैं उन पर तुरंत उनके राज्य के कार्डों को मान्यता दे दी गई, राशन कार्डों को मान्यता दे दी गई। और सरकार ने कहा हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि हम एक देश एक राशन कार्ड की बात करें। इस पर काम हो भी चुका है, काफ़ी पूरे देश में लागू हो चुका है। और कहा गया कि एक देश एक राशन कार्ड ही चलेगा, एक राशन कार्ड रहेगा, पूरे देश में राशन की खरीदारी इसके आधार पर की जा सकेगी। इसके अलावा जो प्रवासी कामगार हैं, जो शहरी गरीब हैं, उनके रहने के लिए एक योजना शुरू की गई जिसे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना कहा जाता है। कहा गया कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का विकास किया जाएगा और यह ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जिसे शहरी कामगारों और गरीबों को किराए पर दिया जाएगा। कहा गया कि इस दौरान, इस 2020 में 12 महीने की अवधि के लिए जिन्होंने मुद्रा लोन के तहत शिशु ऋण लिए हैं, अगर उन्होंने 1 साल के अंदर अपना लोन वापस कर दिया तो उन्हें 2% की ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी, यानी 2% ब्याज उनसे कम लिया जाएगा। रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विशेष ऋण सुविधा प्रदान की गई।
इसके लिए 5,000 करोड़ का फंड रखा गया। साथ ही साथ एक योजना है जिसे कहा जाता है प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण। यह एक संस्थान है जिसका नाम है प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण। इस प्राधिकरण के पास पैसा होता है और जिस पैसे का उपयोग समय समय पर पौधारोपण के लिए किया जाता है, वन रोपण के लिए किया जाता है। आत्मनिर्भर भारत वन में कहा गया कि इस फंड में जो भी पैसे हैं तुरंत इस फंड का उपयोग करते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में वनों में वृक्षारोपण का काम शुरू करते हैं। गांव और जो वनों में वृक्षारोपण का काम शुरू करते हैं उसे वन रोपण कहा गया। जो गांव में वृक्षारोपण का काम शुरू करते हैं उसे वृक्षारोपण कहा गया। कहा गया कि आदिवासी क्षेत्रों में वन रोपण करके, पहाड़ी क्षेत्रों में वन रोपण करके, ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण करके हम मजदूरों को रोजगार दे देंगे, उनके पास पैसे पहुंचाएंगे। और इसके लिए कहा गया कि इस वन रोपण और वृक्षारोपण के लिए जो प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन प्राधिकरण है उसका जो भी फंड है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि देश में रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सके। साथ साथ ये भी कहा गया कि नाबार्ड के पुनर्वित्त सहायता के माध्यम से किसानों को 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपातकाल कार्यशील पूंजी निधि प्रदान की गई। इसका मतलब यह है कि सरकार ने कहा हम नाबार्ड को 30,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं और नाबार्ड से कहा गया कि आप बैंकों को दे दीजिए। इसी को कहा जाता है नाबार्ड का पुनर्वित्त। और बैंकों से कहा गया कि आप किसानों को लोन दीजिए। यानी कुल मिलाजुला करके बात ये रही कि ये है गवर्नमेंट, ये है सरकार, इसने पैसा दिया नाबार्ड को। कितना दिया? 30,000 करोड़ रुपए। नाबार्ड से कहा कि आप हमारे बैंकों को दीजिए, बैंक्स को दीजिए, और बैंक से कहा कि आप इस पैसों को हमारे किसानों को लोन के रूप में आगे बढ़ाइए। इस पैसों को किसानों को लोन के रूप में आगे बढ़ाइए। तो ये बात कही गई। इसके साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार किया गया और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का रियायती ऋण दिया गया। कहा गया कि फार्म गेट और जो एकत्रीकरण के बिंदु हैं, फार्म गेट मतलब किसान के खेत पर ही ढेर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं ऐसी चलाई जा रही है, ढेर सारी कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाएं ऐसी चलाई जा रही हैं जो किसान के गेट पर ही कृषि वस्तुओं का एकत्रीकरण करती हैं। अब किसान के खेत पर कृषि वस्तुओं का एकत्रीकरण कैसे होगा? जब किसान के खेत तक सड़कें जाएं, किसान के खेत तक कोल्ड स्टोरेज बने, किसान के खेत तक गोदाम बने। इसे कहते हैं फार्म गेट और एकत्रीकरण बिंदुओं पर कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाएं। यानी वे कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जो किसान के खेत तक पहुंचती हैं, उसकी फसलों का एकत्रीकरण करती हैं। इसमें सड़क आती है, परिवहन के साधन आते हैं, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस आते हैं। इन सब परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए। साथ साथ तमाम सूक्ष्म खाद्य उद्यम हैं, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की छोटे छोटे यूनिट हैं। इन सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को कहा गया कि हम औपचारिक रूप देंगे और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत की गई। मत्स्य पालन के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाई गई, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। डेयरी सेक्टर में प्राइवेट निवेश को समर्थन देने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की पशुपालन अवसंरचना योजना की शुरुआत की गई, जिससे पशुपालन से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। हर्बल खेती और मधुमक्खी पालन की पहल को बढ़ावा दिया गया। साथ ही साथ ऑपरेशन ग्रीन जो टमाटर, प्याज और आलू तक ही सीमित था, इसके तहत क्या गया था कि टमाटर, प्याज और आलू ऑपरेशन ग्रीन के तहत जिन जिन क्षेत्रों में उत्पादित होते हैं उन क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज बनाया जाना था। और पहल ये थी कि जिन क्षेत्रों में टमाटर हो रहा है वहां कोल्ड स्टोरेज बना देंगे, जिन क्षेत्रों में आलू हो रहा है, जिन क्षेत्रों में प्याज हो रहा है वहां कोल्ड स्टोरेज बना देंगे। इसको ऑपरेशन ग्रीन कहा गया था। तो ऑपरेशन ग्रीन को सभी सब्जियों तक बढ़ावा दे दिया गया, अर्थात पूरे देश में कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे ताकि सभी प्रकार की सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सके। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को
के तहत कुछ खाद्य पदार्थों को नियंत्रण मुक्त करने के लिए संशोधित किया गया। दरअसल आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ढेर सारे वस्तुओं की लिस्ट जारी करता है और कहता है कि इन वस्तुओं को कोल्ड स्टोरेज में बहुत ज़्यादा मात्रा में आप जमा नहीं कर सकते हैं, गोदामों में जमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को संशोधित कर दिया गया और उसमें से काफ़ी वस्तुएं निकाल दी गई। साथ साथ ये भी कहा गया कि बाधा मुक्त अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देंगे और इसके लिए केंद्रीय कानून को तैयार करने पर काम करेंगे। एवं जो देश में वाणिज्यिक कोयला उत्पादन होता है और कोयले की जो खोज होती है उसमें अब तक सरकार ही प्रमुख भूमिका निभाती थी, उसमें भी निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दे दी गई, यानी प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ा दिया गया। साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। कहा जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस रिसर्च में आए और इसरो की सुविधा का उपयोग करे, ताकि उसकी भी क्षमता में सुधार हो, देश की भी क्षमता में सुधार हो। ठीक, एवं जितनी भी भू-स्थानिक डेटा नीति है, कहा गया कि हमारी जो भू-स्थानिक डेटा नीति है, यानी इसरो के जो डेटा है जिस पर सरकार का ही नियंत्रण रखता है, उस डेटा को हम तकनीकी उद्यमियों को रिमोट सेंसिंग के तहत हम प्रदान करेंगे, यानी टेक्नोलॉजी से जुड़े जो नए उद्यमी हैं उनको भी इसरो का डेटा दिया जाएगा। ठीक, ताकि वे इसका उपयोग कर सके। ठीक, ग्रहों की खोज और बाहरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया गया है। सामरिक क्षेत्रों में कहा गया, स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में कहा गया, जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कहा गया कम से कम एक सार्वजनिक उद्यम रहेगा। कहा गया कि जो अर्थव्यवस्था के सामरिक क्षेत्र हैं उन्हें कम से कम एक सरकारी कंपनी तो रहेगी, परंतु निजी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र में अनुमति दी जाएगी। कहा गया कि अब प्राइवेट सेक्टर भी सामरिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगा। हाँ, एक सरकारी कंपनी रहेगी, उससे ज्यादा नहीं, शेष प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाएगा। कहा गया कि सभी अन्य क्षेत्रों में, यानी सामरिक क्षेत्र के अलावा जितने भी क्षेत्र हैं सब में सार्वजनिक उपक्रमों का अर्थात सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा और प्रशासनिक लागत, यानी सार्वजनिक कंपनियों की जो फिजूल खर्ची होती है, इसको कम करने के लिए जितने भी रणनीतिक क्षेत्र में हैं उनमें उद्यमों की संख्या केवल 1 से 4 होगी। यानी किसी भी एक सामरिक क्षेत्र में जो सरकारी उद्यम होंगे मैक्सिमम 1 से 4 ही हो सकते हैं, 1 2 3 4 ही हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते हैं। साथ साथ 2020-21 के मनरेगा आवंटन में 40,000 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई। ये सब आत्मनिर्भर भारत 1 में किया गया। इसके साथ साथ ही आत्मनिर्भर भारत 2.0 को लाया गया और इस आत्मनिर्भर भारत 2.0 में को लाया गया जो 12 अक्टूबर 2020 को लाया गया था। और इस आत्मनिर्भर भारत 2.0 लाया गया, वित्त मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य है देश में डिमांड को बढ़ावा देना, मांग को बढ़ावा देना। ठीक, इस पैकेज में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए त्योहारों के मौसम के दौरान उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी वस्तुओं पर अधिक खर्च करने तथा केंद्र और राज्य दोनों के लिए अधिकतम पूंजीगत व्यय शामिल है। ठीक, साथ ही साथ पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध किया गया। यानी कहा गया कि राज्य पूंजीगत व्यय करे, यानी ऐसे खर्चे करे जिससे कोई संपत्ति बनती हो, कोई एसेट्स बनता हो। याद रखिएगा, राज्य जब कोई ऐसा खर्च करता हो जिससे कोई संपत्ति नहीं बनती हो तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, लेकिन राज्य जब कोई ऐसा खर्च करता है जिससे संपत्ति बनती है तो उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इस आत्मनिर्भर भारत में यह पहल की गई कि राज्यों से कहा गया कि हम आपको पैसा दे रहे हैं लेकिन आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च कीजिए, आप पूंजीगत व्यय पर खर्च कीजिए। यह आत्मनिर्भर भारत 2.0 में किया गया। फिर आया दौर आत्मनिर्भर भारत 3.0 का, जिसे 3.0 भी कुछ लोग कहते हैं। इसमें 2.65 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन की घोषणा की गई। इस तीसरे पैकेज में आवास और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों को लक्षित किया गया था। इसमें घरेलू रक्षा निर्माण और हरित ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया था, अर्थात ग्रीन एनर्जी पर काम होगा और डोमेस्टिक सेक्टर में देश के भीतर ही रक्षा वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य लाभ के दौरान
जब धीरे धीरे देश के स्वास्थ्य में लाभ हो रहा था, धीरे धीरे देश का स्वास्थ्य सुधार हो रहा था, तो कहा गया कि रोजगार के निर्माण को प्रोत्साहित करना है, यानी लोगों तक रोजगार पहुंचाना है। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की भी शुरुआत की गई। साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक विशेष पहल की गई, आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत। इसमें केंद्र सरकार ने कहा कि हम इंडियन मझगांव डाकयार्ड लिमिटेड और लार्सन एंड टुर्बो को प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत, एक प्रोजेक्ट चल रहा है प्रोजेक्ट 75 इंडिया, जिसके तहत देश में पनडुब्बियां बनाई जानी हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम भारत के इंडियन, ये सरकारी कंपनी है इंडियन मझगांव डाकयार्ड लिमिटेड, और भारत की प्राइवेट कंपनी है लार्सन एंड टर्बो। कहा गया कि लार्सन एंड टर्बो तथा इंडियन मझगांव डाक लिमिटेड को, दोनों को हम प्रोजेक्ट 75 में शामिल करते हैं और 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण का ठेका दे देते हैं। यानी ये दोनों देश की कंपनियां मिलकर के पनडुब्बियों का निर्माण करेगी। साथ साथ सरकार ने कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि उन्हें भारत में बनाया जा सके, और इसके लिए 2020 में सरकार ने सकारात्मक सूची जारी की और इस सकारात्मक सूची के तहत 101 वस्तुओं को अधिसूचित किया। ठीक कहा, 101 वस्तुओं की लिस्ट जारी की और इन 101 वस्तुओं पर दिसंबर 2020 से लेकर 2025 के बीच के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा कि इन 101 वस्तुओं को हम देश में बनाएंगे, 2020 से 2025 के दौरान इनका आयात नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इसके बाद तुरंत 108 वस्तुओं की और सूची जारी की गई, जिसके बारे में भी कहा गया कि इन्हें देश में बनाया जाएगा और इनको भी बाहर से आयात नहीं किया जाएगा। यह भी घोषणा की गई इस आत्मनिर्भर भारत 3 में कि 108 सैन्य हथियार और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाए जाएंगे, टैंक के इंजन बनाए जाएंगे, रडार सहित तमाम सिस्टम देश में ही बनाए जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में कहा गया कि हम 2021-22 से 6 वर्षों के लिए काम करेंगे और 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और इस रुपए को खर्च करने के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना ला रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना है। और इस योजना के तहत देश के स्वास्थ्य में हम सुधार करेंगे, इतना काम करेंगे, और इतने काम करने के बाद हम इस देश को दुनिया के वैश्वीकरण का केंद्र बना देंगे, दुनिया के वैश्वीकरण का अंग बना देंगे। ये रहा हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान। जो पहले का सेगमेंट है, शुरू में आधे घंटे हमने समझाया, वो मेंस के नज़रिए से है, उसको हमने समझाया। ये प्री के नज़रिए से फैक्ट हैं, इनको याद कर लीजिएगा। अभी ये ढेर सारी किताबों में नहीं है, इक्का दुक्का लिखा जा रहा है। हमने इसको एक जगह कंपेयर करके सारी जगह इकट्ठा किया, तुलना की और आपको पढ़ाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। ठीक, और जिससे सवाल आने ही आने हैं। तो यह कहानी रही आत्मनिर्भर भारत अभियान की। अब अगले क्लास में हम लेकर के आएंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म पर बातें करेंगे। फिलहाल अगर आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको लगता है कि मेंस का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीज़ें अच्छी लगी, तो हमें ज़रूर सूचित कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा। और हमें यह भी बताइएगा कि जो हम इकोनॉमी की एक क्लास लेकर के चल रहे हैं, इससे आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद मिल रही है, आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप में मदद मिल रही है, आपकी सोच का, एक आर्थिक सोच का विस्तार हो रहा है। हमें ज़रूर सूचित कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा। आप बताते हैं तो अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।